हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, जय हिंद जय हिंद। कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आवाज आ रही है? फटाफट से बताइए। जय हिंद। लो, फिर आ गए सर हम सारे के सारे बेइज्जती कराने। गजब बेइज्जती है। जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? बोम्बार्डिनो क्रोकोडिलिनो को जानते हो आप? हाँ बेटा, तू ही तो है वो। तेरा ही तो नाम है स्कूल में। बच्चे तुझे इसी नाम से तो बुलाते हैं, बोम्बार्डिनो क्रोकोडिलो। फिर तो शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेता है। ठीक है। अरे, जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल बेटा, कैसे हो? ऑल गुड, ऑल फाइन। मस्त, बढ़िया। ठीक है। सर आज फाइट हो गई थी, बोला बीपीएस को लेके आऊंगा। हाँ सही बोला, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए। सब लोग मस्त, बढ़िया। और कहाँ से आते हैं सर ऐसे? कंकर खेड़ा से? हाँ बिल्कुल सही, कार्तिक पाल। यस। एलओसी में ओपन फायर के ऑर्डर है, हाँ। सर लारीना, लारीना को जानते हो? नहीं जानते हैं? ठीक है, चलिए। थैंक यू बेटा। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज की क्लास को स्टार्ट करें। साथ 2 घंटे का रगड़ा होना चाहिए बेटा। मैं तो लगा दूं 2 घंटे का रगड़ा, ये आधे बच्चे पढ़ते नहीं है। सर मैं ठीक नहीं हूँ। साक्षी क्या हो गया बेटा? साक्षी ऐसे मत बोलो बेटा, भी तुम्हारे बहुत सारे भाई आ जाएंगे। साक्षी बताओ तुम क्यों दुखी हो? साक्षी तुम अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करो। साक्षी बस मैं तुम्हें इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ बेटा। ऐसे मत लिखा करो कमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत सारे भाई बन जाएंगे तुम्हारे अभी यहाँ पर। इग्नोर मत कीजिए लेफ्टिनेंट अभिजीत। ठीक है, नहीं कर रहे हैं। भैया डोंट एम्बेरस मी। सर मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अरे वाह, सक्षम। बहुत बढ़िया बेटा। हम भी मुजफ्फरनगर। सर आपकी मैरिज हो गई? नहीं हुई बेटा। सर आज मैथ में भी 2 घंटे हुए थे। देखो आ गया संजीव कुमार। बोलो साक्षी, क्या हुआ? क्या? रुक जाओ, रुक भाई। कौन सा था बे? कौन सा था? अब बोलो। हैं? भूत बना दिया जाएगा, भूत। समझ गए? इट्स फेक वन, इट्स नॉट फेक वन, इट्स ओरिजिनल वन भाई। ओरिजिनल वन है, फेक वन नहीं है वो। गला कटवा के देख अपना, पता चल जाएगा। ट्राई टू हैव द गला कटिंग। ट्राई टू हैव द गला कटिंग ऑफ योर। ठीक है, गला कटवा के देखो, पता चल जाएगा असली है नकली है। चलिए। ठीक है, प्लीज बोलो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो भैया बहुत बातें हो गई, पढ़ते हैं अब। फ्रिक्शन में रिमेनिंग जो चीज बची हुई है, फटाफट पहले उसको निपटा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। फिर कब से कह रहे थे सर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कराए हैं? तो जिस दिन से आप प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कराए, हमारी बॉडी का मोशन बिगड़ गया है। सर प्रोजेक्टाइल मोशन, सर प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे किसी से भी नहीं होंगे। सर प्रोजेक्टाइल मोशन।
सर आप प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ाए हैं। हाँ, आप ये नहीं करे हैं, हमारे बॉडी का मोशन बिगड़ गया है जब से आप नहीं पढ़ाए हैं। सर सर्कुलर मोशन भी नहीं पढ़ाए हैं। सर ये दो मोशन आप नहीं पढ़ाए हैं, हमारी बॉडी का मोशन बिगड़ गया है, सुबह भी शाम भी दोपहर भी। ठीक है, चलिए। तो आज के लेक्चर के अंदर रेन वाला क्वेश्चन कब कराएंगे? हाँ करा देंगे वो भी। ठीक है, आज की क्लास के अंदर फ्रिक्शन वाली टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद वो लिख रहा लूज मोशन। गधे, नालायक, निठल्ले, बेशरम। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन से न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे बेटा। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, चलिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आज सब पढ़ लेंगे। अभी चैट बंद हो रही है, चुपचाप आप मुंह पे लगा लो ताला और चुपचाप इधर पढ़ाई करो। मुंह पे लगा लो ताला और अब इधर चुपचाप पढ़ाई करने पर आ जाओ, गधे कहीं के। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास आता है, विच इज easier to push an object, to push an object या to pull an object? हाँ, राइटिंग नहीं आ रही है समझ में। हाँ, लेकिन सर एक चीज हमें समझ में आती है। हाँ, अगर वो हमें लिख देती है ना 1 2 3 किसी भी लैंग्वेज में, उसका सर मतलब यहाँ टीचर की राइटिंग समझ में नहीं आएगी। जब रात को उसके मैसेज आएंगे उल्टे फुल्टे लिखे होंगे वो सब समझ में आ जाएंगे। मैसेज सब समझ में आते हैं, टीचर की राइटिंग समझ में नहीं आती, गधे कहीं के। आ जाइए। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना आसान होता है, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान होता है। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे है। देखिए बेटा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर सीधी सी बात है, क्लियर है, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा इजी होगी, पुश की या पुल की? अभी मैं आपके सामने प्रूफ कर देता हूं। तो लेट्स ट्राई टू हैव द प्रूफ। एक तरफ पुश करता हूं और एक तरफ पुल करता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है बेटा, मैं डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम से फिर आप समझ जाओगे कि किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है या पुश करना आसान है। सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके से सरफेस पर रखा है, जिसका मास है mkg। ठीक है बेटा, इस ऑब्जेक्ट को मैं पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं। कितनी फोर्स लगाई बेटा मैंने? F फोर्स लगाई। ये जो F फोर्स लगाई है, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। हाँ जी सर, एक बनेगा F का cos थीटा और एक कंपोनेंट मेरे बच्चे बनेगा F का sin थीटा। ये पुल कर रहे हैं ना बेटा। पुल क्या होता है? किसी चीज को ऐसे करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तलवार है ना बेटा, मेरे पास ये तलवार है, तो इस तलवार को करके मैंने पुल किया है, बाहर को खींचा, पुल किया ना बेटा, तो ये पुल हो गई है। समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज पुल। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस ऑब्जेक्ट का m डॉट डी, W बराबर m डॉट जी नीचे की तरफ लगेगा। इस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ लगेगा। ये हमने इसका पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। हाँ जी सर, बैलेंस करते हैं। वर्टिकल पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? F साइन थीटा n लग रही है और mg हॉरिजॉन्टल पर लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। ये सारी की सारी लग रही है। वर्टिकल पे कौन कौन सी लग रही है? F साइन थीटा n और mg। हॉरिजॉन्टल पर कौन सी लग रही है? F cos थीटा। लेकिन F cos थीटा सिर्फ इस साइड में है। इस F cos थीटा का इस तरफ कोई भी कंपोनेंट नहीं है। इस F cos थीटा का इस तरफ कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो F cos थीटा तो जीरो हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचते हैं। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? F का साइन थीटा प्लस n बराबर m डॉट जी। ये इक्वेशन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? ये क्वेश्चन आपके सामने बन गई। हाँ जी, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई है सर? n की वैल्यू आ गई है mg माइनस f का साइन थीटा। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n? तो n की वैल्यू आ गई है mg माइनस f का साइन थीटा। आप एक जानते हो फ्रिक्शन, नॉर्मल फ्रिक्शन, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो इसका मतलब F बराबर म्यू डॉट n। फॉर एग्जाम्पल कोई भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है ना बेटा, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
तो एफ की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, म्यू एम जी माइनस एफ के साइन थीटा, म्यू एम जी माइनस एफ के साइन थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पर एग्जिस्ट करेगी। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करोगे तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अब सेम केस आता है पुश के लिए। सपोज करो ये आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम के जी। अब इस ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो बेटा, धक्का लगा रहे हो, तो आपने फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एफ फोर्स लगाई। ये एफ फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कितना एंगल बना रही है, थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई भी एक ड्रम रखा है, कोई भी एक गाड़ी रखी है, तो मैं उसको ऐसे धक्का लगा रहा हूं बेटा, उसको मैं ऐसे लगा रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं। अच्छा, कल अगर आपको याद हो, कल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने कराया था बेटा, तो मैंने कहा था फोर्स हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ निकलनी चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है ना बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू एफ है, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एफ का कॉस थीटा। इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एफ का साइन थीटा। इस ऑब्जेक्ट पर W बराबर एम जी नीचे की तरफ लग जाएगा, हाँ या ना, हाँ जी। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन N लग जाएगा। तो दिस वुड बी द केसेस और नॉट, दिस वुड बी द केसेस और नॉट, हाँ जी। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ कोई भी नहीं है, नहीं सर। वर्टिकल कंपोनेंट ये और ये, तो यहां से N की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, F का साइन थीटा प्लस एम जी, एफ का साइन थीटा प्लस एम जी, दोनों सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ गई। तो एन की वैल्यू एफ साइन थीटा प्लस एम जी हो गई, हाँ जी। फ्रिक्शन फोर्स एफ, अगर ऑब्जेक्ट पुश कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू म्यू डॉट एन है, तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स एफ का साइन थीटा प्लस एम जी, म्यू टाइम्स एफ का साइन थीटा प्लस एम जी। दिस वुड बी व्हाट बेटा, दिस वुड बी द फ्रिक्शन फोर्स और नॉट, हाँ जी। अब मुझे बताइए, इस फ्रिक्शन को और इस फ्रिक्शन को जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो इसमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है या ये वाली, सर ये वाली फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो क्या ऑब्जेक्ट को मूव कराना आसान होगा, नहीं। तो विच वुड बी इजियर, टू पुल एन ऑब्जेक्ट और टू पुश एन ऑब्जेक्ट। तो सिंस फ्रिक्शन, तो आपको रिजल्ट क्या मिला यहां से बच्चे, तो आपको रिजल्ट मिला कि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो पुल के अंदर लेस है, फ्रिक्शन फोर्स जो पुश के अंदर है। ये आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। तो डेट्स वाई इजियर किस में है बेटा, इट इज इजियर टू पुश एन ऑब्जेक्ट और टू पुल एन ऑब्जेक्ट, टू पुल एन ऑब्जेक्ट नॉट टू पुश एन ऑब्जेक्ट। ये प्रूफ भी आ सकता है, ये वैल्यू रट लेना डायरेक्टली। आपको खाली ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान होता है, बताए पुश करना। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए भाई पुल में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए, तो पुल के अंदर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रट लेना बेटा, इतनी होती है। पुश के अंदर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए, इतनी। ये भी ऑप्शन में आ सकता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को, फटाफट से बताइए। डन है बेटा, फटाफट से मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बेटा, डन हो गया, क्लियर। क्लियर, डन। गॉट इट बेटा। तो तलवार पकड़कर, अबे चुप रहे बे, पिटवाएगा तू घर वालों से, ठीक है। सर वो तलवार आपकी शादी के लिए है, बे चुप रहे, ठीक है। चलिए, क्लियर है बेटा, फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग डालिए एंगल ऑफ रिपोज। चैट सेक्शन हो रही है बंद, पढ़ाई हो रही है स्टार्ट। हेडिंग डालिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज समझने के लिए पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं इंक्लाइंड प्लेन पर। एंगल ऑफ रिपोज समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं इंक्लाइंड प्लेन पर। एक ऑब्जेक्ट रखा है बेटा एम के जी का, सपोज करो यहां पर एंगल थीटा है, तो इसका एम डॉट जी नीचे की तरफ लगेगा। और मैंने इंक्लाइंड प्लेन में कंपोनेंट में तोड़ना आपको सिखाया था,
तो इसका mg cos थीटा इधर को लगेगा, इसका mg sin थीटा इधर को लगेगा। हाँ जी सर। इस mg का परपेंडिकुलर n इधर को लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। हाँ जी सर। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रहा है तो इसकी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ जी सर, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में इधर को लगेगी। क्लियर है बेटा? यस और नो? हाँ जी सर। फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एन। ये सिंपल सा मैंने एक डायग्राम बनाया है इंक्लाइंड प्लेन पर। इसी इंक्लाइंड प्लेन वाले डायग्राम से एंगल ऑफ रिपोज आपको समझाना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट का वेट W बराबर mg, इस ऑब्जेक्ट का वेट W बराबर mg नीचे की तरफ लगेगा। अगर यहां पर थीटा कंपोनेंट है तो यहां पर mg cos थीटा होगा, इस तरफ mg sin थीटा होगा। इस mg का परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन n होगा। ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एन हो जाएगी। ये सिंपल सा डायग्राम है। अब एक बहुत कॉमन सी चीज समझना बेटा, बेसिक सी चीज है। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो आपको एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, अब मैं एक बारीक सी चीज है वो आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपने वो बारीक सी चीज समझ लोगी फिर मैं आपको एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन समझाऊंगा। वो बारीक सी चीज समझना बेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल थीटा की वैल्यू स्मॉल है, फॉर एग्जाम्पल थीटा की वैल्यू मैं 30 डिग्री मान लेता हूं, जस्ट ट्राई टू एज्यूम, तो मेरा साइन ऑफ थीटा कितना हो जाएगा बेटा? तो साइन ऑफ थीटा 1/2 हो जाएगा। यस और नो? मेरा कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा बेटा? तो मेरा कॉस ऑफ थीटा √3/2 हो जाएगा बेटा। 1.732 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0.86। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5। अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा भी कैसा होगा? सर साइन थीटा भी स्मॉल होगा। कॉस थीटा कैसा होगा? लार्ज होगा। समझ में आ गया ना? ये प्रूफ है, ये मैथमेटिकल प्रूफ है। अगर मेरा थीटा बेटा लार्ज हुआ, अगर मेरा थीटा लार्ज हुआ तो साइन थीटा, फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मान लेते हैं, तो साइन 60 कितना हो जाएगा बेटा? √3/2। इसकी वैल्यू 0.86 आ जाएगी। कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1/2। इसकी वैल्यू 0.5 आ जाएगी। तो ये कैसा हुआ बेटा? ये लार्ज हुआ और ये कैसा हुआ? स्मॉल हुआ। कहने का मतलब जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा भी छोटा होता है, और जब थीटा बड़ा होता है तो साइन थीटा भी बड़ा होता है, लेकिन कोस थीटा उल्टा हो जाता है। अच्छा समझो बेटा, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मेरा थीटा छोटा है, समझो बेटा, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मेरा जो ये थीटा है वो बहुत छोटा है। अगर ये थीटा छोटा है तो ये mg साइन थीटा, mg साइन थीटा की वैल्यू कम होगी बेटा। हाँ या ना? हाँ। ये mg साइन थीटा क्या है बेटा? एक फोर्स ही तो है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ये mg साइन थीटा एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स है। अगर थीटा छोटा हुआ तो mg साइन थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स भी कम ही होगी, और अगर कम होगी तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। धीरे 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 मैं थीटा को इंक्रीज कर दूं, धीरे 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 मैंने थीटा को इंक्रीज जैसे किया तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, और जैसे ही ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, दिस ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट चलने लगेगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने लगेगा। तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ थीटा पर ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट एंड स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा पर ऑब्जेक्ट इज नॉट अबाउट टू स्टार्ट। है ना बेटा? क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब मैक्सिमम थीटा एट विच, मैक्सिमम थीटा एट विच ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट, इज अबाउट टू स्टार्ट, वो मैक्सिमम थीटा जिस पर ऑब्जेक्ट आपका लगभग स्टार्ट होने वाला है, तो मैक्सिमम थीटा एट विच ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट, है ना बेटा? और थीटा एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, उसी को आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिपोज। सो एंगल ऑफ रिपोज क्या है बेटा?
तो मैक्सिमम थीटा एट विच ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। एंगल ऑफ रिपोज कुछ नहीं होता, ये वो एंगल होता है इंक्लाइंड प्लेन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, चलना स्टार्ट कर देता है। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन ये हो गई। ठीक है, चलो अब सपोज करो आपका थीटा मैक्सिमम हो गया, ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो गया। सपोज करो आपका थीटा मैक्सिमम हो गया, ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो गया। जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन लगेगी। कौन सी फ्रिक्शन लगेगी मेरे दोस्त? काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पर काम करेगी। फॉर एग्जांपल म्यू नॉट एन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है बेटा। अच्छा, आप सब जानते हो यहां से कि एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा ना। किसी को कोई प्रॉब्लम इस कंडीशन में बेटा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन? ये वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ यही दो है ना बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट आप जानते हो परपेंडिकुलर, तो n इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। आपको डायग्राम से खुद ही दिख रहा है, ये दोनों एक लाइन में है या नहीं है? हाँ जी, n इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, यहां से आपको मिल गया। फाइन है बेटा। चलिए अब ये फोर्स, तो इसका मतलब एम जी साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। एम जी साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू म्यू, एन की वैल्यू क्या है बेटा? एन की वैल्यू है एम जी कॉस ऑफ थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यहां से आपका क्या आ गया? साइन, इस कोस थीटा को मैं इधर लेकर चला जाऊं तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? म्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ गई है। ठीक है बेटा। अब इस थीटा को थीटा आर मान लीजिए। ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, इस थीटा को फॉर एग्जांपल आप सब ना थीटा आर मान लीजिए, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने वही माना था। तो इसको ना आप थीटा आर मान लीजिए, जहां पर भी थीटा दिखाई दे रहा है थीटा आर। तो इसका मतलब व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज इज टेन इनवर्स ऑफ म्यू। यही है एंगल ऑफ रिपोज आपका। तो टेन इनवर्स ऑफ म्यू यही क्या है बेटा? आपका एंगल ऑफ रिपोज है, ये याद रख लेना, ये सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब इसमें कुछ केसेस हम डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू हैव सम केसेस। केस नंबर वन, इफ अगर मेरा थीटा लेस देन हो जाए थीटा आर से। केस वन समझना, अगर मेरा थीटा थीटा आर से कम हो जाए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द केसेस। इफ थीटा इज बिंग लेस देन थीटा, थीटा आर क्या? मैक्सिमम वैल्यू है। थीटा आर क्या बेटा? मैक्सिमम वैल्यू है। तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रेस्ट पर चला जाएगा? तो क्या इस केस में कोई स्लाइडिंग होगी? क्या इस केस में कोई स्लाइडिंग होगी बेटा? नहीं। आप जानते हो स्लाइडिंग कब होगी? जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस केस में पेपर में क्वेश्चन आएगा स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी, तो आपका आंसर आएगा नो स्लाइडिंग। क्या होगा बेटा? नो स्लाइडिंग। ऑब्जेक्ट स्लाइड ही नहीं करेगा। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट। इसका मतलब यहां पर कौन सी फ्रिक्शन काम करेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगी। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर। हाँ या ना? ये कल का ही रिजल्ट था जो मैंने आपको बताया। केस नंबर वन सबको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द केस नंबर टू। अगर आपका थीटा किसके बराबर हो जाए? थीटा आर के बराबर, मैक्सिमम एंगल के बराबर ही हो जाए। थीटा जो है आपका वो मैक्सिमम के बराबर ही हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? वो एंगल जहां पर ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव या जस्ट अबाउट टू स्लाइड। मूव करने के लिए तैयार है, स्लाइड करने के लिए तैयार है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड या जस्ट अबाउट टू मूव। यस और नो? जस्ट अबाउट टू स्लाइड या जस्ट अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट स्लाइड या मूव करने के लिए हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ जी सर, है ना बेटा। और यहां पर जो फ्रिक्शन हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एस इंटू एन हो जाएगी। ये कल का केस है, कल के ही केस अपन ने डिस्कशन किए थे, वही सब केस है। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस। if theta is greater than theta r, theta is greater than theta r, थीटा जो रिक्वायर्ड एंगल है उससे ज्यादा है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होगा। ये स्टार्ट कर रहा है और इसमें आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग। ऑब्जेक्ट आपका इसमें स्लाइडिंग कर रहा होगा। और जब ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग कर रहा होगा तो कौन सी फ्रिक्शन आती है? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी या नहीं आएगी?
तो कौन सी फ्रिक्शन आएगी मेरे दोस्त? काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? हाँ जी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब आएगी तो एफ के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? म्यू के इंटू एन हो जाएगी। ये तीन केस समझ में आए या नहीं आए? इन्हीं तीन केस से रिलेटेड पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बनाकर पूछ लेगा एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड। डन है। फिर से बताता हूं, अगर मैक्सिमम एंगल से कम हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की वजह हो जाएगी। उसके बराबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट मूव करने जाएगा, अभी मूव नहीं किया, स्टार्ट करेगा, तो वहां पर स्टैटिक लिमिटिंग के बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। और अगर ग्रेटर देन होगी तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत एंगल ऑफ रिपोज में? डन है बेटा, फटाफट से बता। एंगल ऑफ रिपोज से संबंधित किसी बच्चे को कोई किसी टाइप की कोई फ्रिक्शन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई बीमारी, बुखार, डेंगू जैसी कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, तो एक ही इलाज है, बाबा रामदेव की गिलोयवटी। आप इसका सेवन करिए, सुबह के टाइम एक लीजिए बासी पानी के साथ, कम से कम 20-25 दिन पुराना पानी हो, और शाम के टाइम एक टैबलेट ले लीजिए बासी पानी के साथ। ठीक है, क्लियर है? डन। ठीक है। आप लेते हो क्या सर? प्रिया सेलकर पूछ रही है। लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा। सर सुनिए ना, सुनाइए ना, क्या सुनाना है बताइए। ठीक है। चलिए। सर दूसरे केस में भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा? नहीं, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अबाउट टू स्लाइड मतलब मूव करने के लिए तैयार हो जाएगा, दूसरे केस में मूव करने के लिए तैयार हो जाएगा। अबाउट टू स्लाइड मतलब मूव करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, डाउट वर्क लास्ट में लेंगे, चलिए आ जाइए। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ काइनेटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। चैट सेक्शन ऐसे खोल दो भाई साहब, ऐसे निकलते हैं चैट सेक्शन खुलते जैसे भाई साहब इन्हें जेल में बंद कर रखा था, इनके हाथ पैर बंद कर रखे थे, पता नहीं कितने दिनों से इनको पानी नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ, हवा पानी नहीं मिली, पा 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 पा, ऐसे चैट इनकी चलती है गधों की। अब टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स आपसे पूछेगा पेपर के अंदर। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा टाइप आपका आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन which acts when an object is sliding, जब ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर द अदर सरफेस। वो फ्रिक्शन जो लगती है जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है, इससे पिछले वाला केस इंक्लाइंड प्लेन वाला है ना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग हो तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, किसी दिन मेरा मन किया, किसी दिन मेरा मन किया तुम्हें यहां से पकड़ाकर तुम्हें स्लाइड करते हुए ऐसे रस्सी से खींचते हुए तुम्हें खींचते हुए लेके चलूं, रगड़ा करते हुए ऐसे खींचते हुए लेके चलूं, तुम्हें इस तरीके से खींचते हुए लेकर चलूं, फिर उसके बाद ये ना देखूं कि तुम्हारा क्या हाल हुआ, और फिर खींचते ही वापस खींच के ऊपर ले जाऊं, फिर खींच के ले जाए नीचे, खींच के खींच के खींच के खींच के, जैसा मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा तुगलक के टाइम पीरियड पे हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी का ट्रांसफर किया था
दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी का ट्रांसफर किया था। मोहम्मद बिन तुगलक मिडिल मेडाइवल इंडिया के अंदर या दिल्ली सल्तनत के बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसा राजा था जो पढ़ा लिखा तो बहुत था बेटा, इतना पढ़ा लिखा राजा था जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन उसके बारे में एक कहावत थी कि वो जनता से परेशान था और जनता उससे परेशान थी। क्यों? कई बार ऐसा होता है ना बेटा, जब कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है तो वो दुनिया से परे की सोचता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसे ही था, दुनिया से परे की सोचता था वो एक ऐसा आदमी था, उसने, लोग बाग सिक्के बनवाते हैं, कागज के सिक्के बनवाएंगे, सोने के बनवाएंगे, चांदी के बनवाएंगे, तांबे के बनवाएंगे, उसने लेदर के सिक्के बनवाए थे, चमड़े के सिक्के। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने देखा यार उसके जमाने पर लोग बाग ना सिक्के बाजार में, तांबे सोने चांदी इनके चलते थे, टंका और जिंतल कॉइन्स वगैरह चलते थे। तो लोग बाग उन सिक्कों को ना अपने घर में रख लेते थे, उनको पिघलाते थे और उनके आभूषण वगैरह बना रहे। उसने चमड़े के सिक्के बनाए। उसने सोचा मार्केट में चमड़े का लोग क्या ही करेंगे, लोग बाग इतने होशियार, लोगों ने चमड़े के सिक्के जैसे देखा, लोगों ने चमड़े के सिक्के की कॉपी करनी शुरू कर दी, हर कोई अमीर, महंगाई ऊपर पहुंच गई। ठीक है बेटा, एक दिन उसने सोचा यार ये ना मैं यहाँ दुश्मनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, दिल्ली में साउथ इंडिया पे दुश्मन अटैक कर रहे हैं, तो मैं दिल्ली का कैपिटल ट्रांसफर दौलतागिरी दौलताबाद कर देता हूँ, है ना। उसने डिसीजन ले लिया। जैसे राजधानी कैपिटल ट्रांसफर होने की बात है, उसने आदेश सुना दिया कि यार कोई भी दिल्ली के अंदर नहीं रहेगा, एक बकरी का बच्चा नहीं रहेगा, एक मुर्गी नहीं रहेगी, सबको वहां पर जाना है। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली के अंदर दो लोग रह गए थे बेचारे, एक बेचारा आंख से अंधा था और एक बेचारा पैर से लंगड़ा था, वो जा नहीं पा रहे थे, वो दोनों वहीं रह गए। तो उन्होंने सोचा यार हमें कि राजा क्या ही, तुगलक हमें क्या ही बोलेगा। तो उस राजा के सिपाहियों ने बता दिया कि सर सबको, सब लोग तो चले गए, दो जने रह गए, वो जाने के लिए मना कर रहे हैं, एक लंगड़ा है एक अंधा है। तो उसने बोला अच्छा, तो आप क्या सोचोगे भाई, वो राजा गया होगा उसके पास, वो बोला होगा भाई तुमको चलना पड़ेगा, तो आप क्या सोचोगे भाई, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाएगा और इस तरीके से चलेंगे ना। उसने क्या किया, दोनों की टांगे बांधी, रस्सी से बांधी, घोड़े से बांधी, और उनको घीसता हुआ घीसता हुआ घीसता हुआ महाराष्ट्र तक ले गया, दौलताबाद तक ले गया, दौलतागिरी तक ले गया दिल्ली से। जब वो दौलताबाद पहुंचे तब जाकर उनकी रस्सी खोली, और रस्सी खोलने के बाद उनको इतना स्लाइड किया, इतना स्लाइड किया कि इतनी स्लाइडिंग फ्रिक्शन उन पर लग गई कि उनके प्राण ही निकल गए बेचारों के, उनके प्लान ही निकल गए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो तुम्हें भी इस तरीके से स्लाइड किया जाएगा, किया जाएगा, किया जाएगा, किया जाएगा, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, प्राण नहीं, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए। फिर जैसे ही दौलताबाद पहुंचा, दौलताबाद में पता चला प्लेग की बीमारी हो गई, तुरंत आदेश दे दिया आप वापस चलो दिल्ली। फिर वापस दिल्ली चलो दिए। तो भैया वही ये हाल ना हो जाए। सेम वे में अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन कैसे होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट जस्ट रोल, सॉरी स्लाइड नहीं, जस्ट रोल ओवर द अदर सरफेस, ओवर द अदर सरफेस, है ना, जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास कोई सिलेंडर हो, मैंने सिलेंडर है, इस सिलेंडर को यहाँ गोल 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 करके ऐसे छोड़ दिया, तो ये रोलिंग हुआ या नहीं हुआ, तो इस टाइम पे रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब खुद ही इंटेलिजेंस से सोचना, पेपर में क्वेश्चन पूछाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है या रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है। यार जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होगा, वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोल कर रहा होगा, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। जब बहुत कम टाइम पीरियड के लिए सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो इसमें फ्रिक्शन कैसी होगी, कम होगी ना, रोल करने के टाइम पीरियड पे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड करके ऐसे खींच रहे हो, तो 24 घंटे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट में, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो याद रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछे विच फ्रिक्शन इज बिंग ग्रेटर, तो हमेशा याद रख लेना, क्वेश्चन अगर आए विच फ्रिक्शन इज बिंग ग्रेटर, तो सीधा याद रखना रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन आपकी कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। बस सिंपल इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो बताइए, है ना बेटा। अंडरस्टूड यहां तक, अंडरस्टूड यहां तक। तो थीटा ज्यादा रहने पर ही हाँ बॉडी बिल्कुल मूव करने स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर, फाइन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को, फटाफट से बताइए। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सर सुनिए ना, सुनाइए ना, ए जी, हाँ जी, ठीक है। डाउट बेटा मैं लास्ट में सबके डाउट लेके जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, लास्ट में सबके डाउट लेके जाऊंगा, चलिए।
सर वो दौलतागिरी नहीं, देवगिरी है। दौलताबाद बोला है हम दौलताबाद बोले, हम दौलतागिरी नहीं बोले, हम दौलताबाद बोले हैं। दौलताबाद को देवगिरी भी कहते हैं। हम दौलताबाद बोले हैं। देवगिरी का दूसरा नाम दौलताबाद ही है बेटा। हैं? हम क्या समझा रहे हो? यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ऑल इंडिया रैंक 10 है, तो सरकारी नौकरी छोड़ के बैठे हैं। समझे हो? 8 एसएसबी हैं, एसएसबी रिकमेंडेड हैं। हैं? जिस उम्र में तुम पैदा नहीं हुए थे उस उम्र में हम एनडीए पेपर दे दिए थे। और जिस उम्र में हम ऑल यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट दिए थे उस उम्र में तुम मिस कर रहे थे नेपी के अंदर। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितना हमारा पैंट का साइज है। ए यार, टू मच फन। चलिए, टू मच फन हो गया। चलिए, नाउ लेट्स कम टू हियर। ठीक है, आ जाइए। चलिए, आ जाइए। अब आइए बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन पे, अब पढ़ते हैं। फ्रिक्शन खत्म हो गया आपका। नाउ लेट्स कम टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सिंपल सी चीज है। प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं। आ जाइए बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, आपने नीरज चोपड़ा को देखा होगा बेटा, वो भाला होता है उसके हाथ में, वो भाले को पकड़कर ऐसे फेंकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ही टाइप है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़े होकर इस तरीके से बॉल फेंकते हो या कुछ भी फेंकते हो, थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट हवा में जाता है फिर नीचे आ जाता है। इस टाइप का जो मोशन होता है उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम ये है। अगर हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर ना 3 फॉर्मूले हैं। एक टाइम ऑफ फ्लाइट, एक रेंज और एक मैक्सिमम हाइट। वही फॉर्मूले, बस वो आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसी फॉर्मूले के ब्याह पर क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, टफ न्यूमेरिकल नहीं आते, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्ट। समझना डायग्राम कैसे बना है। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 कोऑर्डिनेट लिए हैं। यहां पर कोई एक आदमी आपका यहां पर खड़ा है बेटा, बट डायग्राम को समझना, और ये डायग्राम आप सभी को आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई एक आदमी इस तरीके से पर्सन यहां पर खड़ा है। उस पर्सन के हाथ में फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बॉल है। दैट पर्सन आर इज हैविंग अ सिंपल अ बॉल इन हिज हैंड। उस आदमी ने बॉल को पकड़ा और यहां से पकड़कर इस तरीके से फेंक दिया, है ना बेटा? आप सब जानते हो, आपको एक चीज पता होगा, कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फोर्स बेटा एफ इधर है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, अगर मेरा थीटा इधर बन रहा है तो मैं इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में तोड़ना होता है। जिस तरफ थीटा लिखा होता है बेटा उस तरफ कोस लिखोगे। तो एक्स एक्सिस पे एफ कॉस थीटा लिखोगे और इसके अपोजिट साइड में यहां पर क्या लिखोगे बेटा? एफ साइन थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा क्या हो गया बेटा? ये एफ कॉस थीटा हो गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया है किसका? ऑफ फोर्स का। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया है। ये एफ साइन थीटा क्या हो गया बेटा? सो दिस इज बिंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये आपका हो गया फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया फोर्स का और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया फोर्स का। जिस तरफ थीटा होगा आपको इस तरीके से याद रखना है। सेम बेटा अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इस तरफ आपका एक्स एक्सिस है, इस तरफ आपका वाई एक्सिस है। यहां पर आपकी फोर्स लगी है। ठीक है, अब की बार फॉर एग्जांपल थीटा एंगल आपका इधर बना हुआ है। जिस तरफ भी थीटा होता है बेटा उस तरफ कोस लिखना होता है। तो इसका मतलब एफ कोस थीटा अब इधर आ जाएगा और एफ साइन थीटा आपका इधर आ गया। इसका मतलब अब वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया? ये हो गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब कौन सा हो गया बेटा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब ये हो गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? अब एक चेंज हो गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। 2 कंपोनेंट आपके सामने बन गए। जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ कोस लिखोगे, उसके अलावा साइन। ये सबको मालूम होता है कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना। अब समझो बेटा इस डायग्राम से जो मेरे को आपको समझाना है। ये बॉल है बेटा। ये बॉल फॉर एग्जांपल कितनी वेलोसिटी से चल रही है बेटा? v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है। अगर v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहां पर फॉर एग्जांपल आदमी ने ग्राउंड से किसी थीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंका है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है तो इस वेलोसिटी का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos थीटा, क्योंकि थीटा इधर है तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा।
वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा। धीरे 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 ये कौन सा कंपोनेंट है, मैं लिख देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। धीरे 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 ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमम हाइट पर आ गया है, मैक्सिमम हाइट पर। जब आपको मैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, जब कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो फॉर अ वेरी टाइम पीरियड ऑब्जेक्ट रेस्ट पर जाता है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तो ऑब्जेक्ट और ऊपर जा सकता है क्या, और ऊपर तो नहीं जा सकता ना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कांट गो और ऊपर, ऑब्जेक्ट तो यहां पर हो गया। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाएगा उसकी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना बेटा। जब इससे ऊपर नहीं जाता तो मैक्सिमम हाइट पर हमेशा याद रखना वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाने का, जैसे आपने बॉल फेंकी, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्जेक्ट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, वही होगी जो स्टार्टिंग में होती थी, यू कोस थीटा। जब ऑब्जेक्ट अपना मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है तो यहां पर ये जो है इसको आप क्या बोलोगे, हाइट। इसको बोलोगे आप एच से, मैक्सिमम हाइट इसको कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट है। इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हमें लिखना है, प्रूफ प्रूफ हमें करना नहीं है, डायरेक्शन हमें करनी नहीं है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नीचे 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 आने लगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी है बेटा, ये है ना बेटा, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट का थीटा इधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रहा है थीटा, तो इस तरफ यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही था, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ये था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता तो पॉजिटिव के यू साइन थीटा था। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस के यू साइन थीटा हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस साइन बस क्या बताएगा, डायरेक्शन अपोजिट बताएगा। माइनस साइन क्या बताएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट बताएगा कि ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, पहले ऊपर चल रहा था अब नीचे। फाइनली जो ऑब्जेक्ट आकर नीचे गिर गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेंज। इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। तो एक फॉर्मूला हमें मैक्सिमम हाइट का निकालना है, एक फॉर्मूला हमें रेंज का निकालना है, और एक फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक फॉर्मूला होता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैपिटल टी कहते हो। तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कैपिटल टी कितना होगा। ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट फाइनली यहां आकर रुका, तो दिस इज बिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना स्टार्ट कर फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पर आकर रुका, तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए वो हवा में रहा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन फॉर्मूले होते हैं, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने किया। डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में बस आपको ये मैक्सिमम हाइट वाला कंसेप्ट याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल या कंपोनेंट जीरो होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अब फॉर्मूले क्या है सर इनके, इनके फॉर्मूले बेटा ये है। सपोज करो टाइम ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में यू वेलोसिटी से चल रहा है, तो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यू। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर पेपर में गिवन है, नहीं तो आप 10 पुट कर लेना। थीटा पेपर में गिवन होगा। मैक्सिमम हाइट एच के फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, सॉरी साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेंज एच का और टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले हैं आपके पास, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब इन तीन फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पर फेंकूं, मैं ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पर फेंकूं कि ऑब्जेक्ट की जो रेंज है वो रेंज मैक्सिमम हो जाए। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे। अच्छा यार, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए रेंज निकालनी है। रेंज के साथ क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। आप ना साइन ऑफ थीटा की वैल्यू देखो बेटा, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। साइन जीरो कितना होता है बेटा, जीरो। यहां पर 1/2, यहां पर √2, यहां पर √3/2 और यहां पर 1। जीरो का मतलब जीरो, 1/2 का मतलब 0.5, 1/√2 का मतलब 0.75।
1√3/2 का मतलब 0.86, 1 का मतलब 1। अच्छा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आ रही है? 90 डिग्री पर। और रेंज में फॉर्मूला क्या आ रहा है? साइन 2 थीटा आ रहा है। मतलब अगर ये 2 थीटा मेरा 90 बन जाए, इसका मतलब अगर मेरा साइन 2 थीटा बराबर 90 हो जाए, तो मेरा रेंज कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं मेरी कैसे हो जाए? 45 डिग्री। तो याद रखना, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल या 45 के आसपास, अब एग्जैक्टली तो आपको पता नहीं चलेगा एंगल कितना है, तो हमेशा याद रखना रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम एट व्हाट एंगल बेटा? मैक्सिमम एट 90 डिग्री, सॉरी एट 45 डिग्री। जैसे आप 45 डिग्री पुट करोगे तो साइन ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगी। तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज? तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाती है। ये सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, इतनी चीज, ये 3 फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे। अभी अपन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे पाल, सब बताइए फटाफट से। 3 फॉर्मूले लिखने हैं, वो डायग्राम बनाना है, बस इस चीज से रिलेटेड आप क्वेश्चन अपन करेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। हाँ या ना? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलना तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोलना तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हम्म। रुको 1 मिनट, गाना बना दिया तुम लोगों ने तो। अच्छा खासा गाने की। ठीक है, ठीक है, चलो, चलिए क्वेश्चन करें बेटा। चलिए लेट्स ट्राई टू सोल्व आउट द क्वेश्चन। ये 3 फॉर्मूले सबको याद हो गए ना बेटा? चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। आ जाओ, गोले गोले मोले में, गोले मोले से मिले बच्चों, ओ जो लो जो 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 जो, ओ जो, चलो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन पे है। अ क्रिकेटर बॉल इज थ्रोन, क्रिकेटर बोल नहीं है, क्रिकेट बॉल है। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बेटा आपको यू गिवन है। पहले क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करने हैं बेटा? जो जो चीज आपको गिवन होती है वो लिखते रहना। इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव दी हॉरिजॉन्टल। अच्छा बेटा बहुत ध्यान से समझना है, ये अबव दी हॉरिजॉन्टल गिवन है या वर्टिकल गिवन है? इसने गिवन, इसने कहा है कि आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को ऐसे फेंका है अबव दी हॉरिजॉन्टल, अबव दी हॉरिजॉन्टल फेंका है तो 30 डिग्री हो गया। ये ध्यान रखना। बाई चांस अगर इसने लिखा होता अबव दी वर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल समझना, फॉर एग्जाम्पल समझना बेटा, अगर बाई चांस इसने लिखा होता अबव दी वर्टिकल, अबव दी वर्टिकल लिखा होता तो इसका मतलब ये वाला एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो हमें ये वाला, हमें तो काम का कौन सा एंगल चाहिए बेटा? हमें तो काम के लिए ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना होता यार? टोटल 90 है, तो 90 में से 30 माइनस कर देते तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल कितना होता? 60। तो बेटा लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना है, लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो यहां गिवन है अबव दी हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब हमें बिल्कुल सही डायग्राम ऐसे गिवन है, इस तरीके से बॉल फेंकी है, यहां पर 30 डिग्री है और स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा? तो 28 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। कहता है कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट, आपको मैक्सिमम हाइट एच फाइंड करनी है। तो पहला ऑप्शन एच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एच की, यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 28, तो 28 का होल स्क्वायर, साइन कितना गिवन है? 30, तो साइन 30 का होल स्क्वायर कर देना डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको जी की वैल्यू गिवन नहीं है तो जी की वैल्यू को 9.8 या 10 आप पुट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी इच्छा है। 9.8 कर लीजिए, 10 पुट कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने का कितना आएगा बेटा? 28 गुना 28, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 का मतलब 1/4, 4 8 जा 32। ठीक है, तो 1/4
क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है, क्लियर, 2 टू द 4, 2 2 2 टू द 4, 2 1 4 1 4, खत्म, ठीक है, 18, ठीक है, तो लगभग मेरे ख्याल में 10 मीटर 10 आ जाएगी, है ना, 10 मीटर आ रही है, सही है, 10 मीटर आ रही है, 10 मीटर आ रही है, ठीक है, 10 मीटर आ रही है, 9.8 के आसपास, 10 मीटर के आसपास आ रही है, ठीक है, क्लियर है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बताइए, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा 2u साइन थीटा अपॉन जी, कैलकुलेट कर लोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 9.8, कर लोगे या नहीं कर लोगे, ठीक है बेटा, कर लोगे तो कितना आंसर आएगा, 1/2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, वो 280, 10 से कर लेते हैं 2.8, लगभग 2 पॉइंट, इसको मैं 10 ही मान लेता हूँ, लगभग 2.8 सेकंड के आसपास आ रहा है ना, 2.8 सेकंड, अगर मैं इसको 10 मान रहा हूँ बेटा, 1/2, देखो ना मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन को आसान बना रहा हूँ, ये 1/2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 10 मान लिया, ये कैंसिल हो गया, तो लगभग 2.8 सेकंड आ रहा है मेरा, है ना, चलिए 9.8 से सोल्व नहीं हो रहा, 10 मान के कर लो, ऑप्शन आसपास जो आ रहा है उसको सोल्व कर लो। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू दी, ये मतलब आपको रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करनी है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो 28 गुना 28 मल्टीप्लाई बाय साइन, ये कितना हो जाएगा 60, 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 डिवाइडेड बाय लगभग 10, तो यहां से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 के आसपास आ जाएगा, √3 1.732 होता है, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, मेरे ख्याल में लगभग 14 28 √3.7, ठीक है, लगभग 70 मीटर के आसपास, 70 मीटर के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 70 मीटर के आसपास, सही आंसर है गलत है, मेरा आंसर तो लगभग 70 मीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है, हाँ निखिल नागर कह रहा है गलत है, ठीक है बेटा, थैंक यू, ठीक है, यस 70 मीटर के आसपास आ रहा है, हाँ सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में प्रोजेक्टाइल मोशन से, कर लोगे ना, एक दो क्वेश्चन और दूं, एक दो क्वेश्चन और दूं, चलो एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 2 है, a body is projected with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री with the vertical, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, विद दी वर्टिकल के साथ बनना है 30 डिग्री, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, एच की वैल्यू बताइए फटाफट कितनी आएगी, ऑप्शन दे रहा हूं, 34.4 मीटर, ऑप्शन दे रहा हूं, या अप्रोक्सीमेटली 35 मीटर मान लीजिए, 36 मीटर, 37 मीटर, 38 मीटर, फटाफट से मुझे बताइए, अच्छा अगर वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा, हमें तो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए ना, तो आंसर कितना बनेगा, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यस और नो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो आप पुट वैल्यू करो, तो कितनी है 30 का गुना 30 गुना साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, √3/2 मतलब 3/4, 3/4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये खत्म कर दीजिए, यहां से 15 मान लीजिए, लगभग 15 या 45, ठीक है, 15 3 जा 45, 3 3 जा 9, 45 गुना 9, तो 45 गुना 9 डिवाइडेड बाय 4, ये लगभग कितना आ जाएगा 2, तो लगभग आप सोल्व कर लेना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, कितना गलत कर देगा कुछ, सॉरी 15 या 45, 45 गुना 3 सॉरी, ठीक है, ये 11, लगभग 11 33, मेरा अप्रोक्सीमेटली 33 के आसपास आंसर आ रहा है, 33 के आसपास लगभग, पहला ऑप्शन सही है, क्लियर है बेटा,
लगभग 33 के आसपास आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको 44 मान लिया, लगभग मैंने इसको 44 मान लिया, तो 11 से कट गया, 11 गुना 3, लगभग 33 के आंसर पहले ही ऑप्शन है, बस नजदीक। ऐसे करने कैलकुलेशन को सॉल्व। अगर तुम्हें टाइम लग रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन सॉल्व करने में, तो 45 को 44 मान के अप्रोक्सीमेट लगाकर क्वेश्चन के ऑप्शन के नजदीक वाला आंसर लगाना फटाफट सीखो। पूरी कैलकुलेशन मत किया करो बेटा, फिजिक्स के अंदर पूरी कैलकुलेशन मत किया करो। अप्रोक्सीमेट इसको 44 मान लो बेटा, 11 से कट गया, 11 गुना 3 हो गया, 33 मान लिया बेटा, ऐसे सॉल्व किया करो। इतना टाइम मत लाया, ये पूरा मल्टीप्लाई करने लगे, और दिमाग फास्ट चलाया करो। अप्रोक्सीमेट आ रही है, इसके बराबर आ रहा है, पक्का गारंटीड यही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे किया करो, समझे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड ऑप्शन है टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दे रहा हूं 5.3 सेकेंड, या अप्रोक्सीमेटली इसको 6 सेकेंड मान लीजिए। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं 8 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं 9 सेकेंड का, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं 10 सेकेंड का। फटाफट से बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या आंसर आएगा। 45 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2u sin θ/g, है ना? तो 2 × 30/30 × sin 60 √3/2 डिवाइडेड बाय जी में 10 लगा दीजिए। 3 2 जस्ट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 की वैल्यू 1.732 होता है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.732 × 3, तो कितना आंसर आएगा, 6 9 7 या 21 2, 3 1 3 4 5। ठीक है, तो 5.196 के आसपास आंसर आ रहा है। तो 5.196 कौन से में, बस ये पहला वाला ऑप्शन आंसर आ रहा है, काम खत्म। पहला वाला ऑप्शन कम में, काम खत्म। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर ए। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर ए। 82% बच्चों ने सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीसरा कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए, तीसरा कह रहा है आर की वैल्यू निकालिए। चलिए, तो व्हाट शुड बी द हॉरिजॉन्टल रेंज। ऑप्शन दे रहा हूं 79.53 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं 81 मीटर। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं 82 मीटर। चौथा ऑप्शन दे रहा हूं 83 मीटर। फटाफट से बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व करिए। रेंज बताइए, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 θ/g, है ना? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 θ/g। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 × 30 × साइन 60 का मतलब 120 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, फाइन। 30 था, कितना था? ठीक है, क्लियर। और साइंस 120 कितना होता है, साइन 120 साइन 60। ठीक है, 90 + 30। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, रेंज का फॉर्मूला सॉल्व कर लेना, मेरे ख्याल में आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए आ रहा है ना? ए आ रहा है ना? सबका ए ही आ रहा है। साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता है, चेंज हो जाएगा cos 30 की वैल्यू मतलब √3/2, √3/2 आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये √3/2 आंसर आएगा, साइन 120 टू √3/2 आएगा। ठीक है, 45 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, साइन 120 कितना होता है, 90 + 30, चेंज cos 30 की वैल्यू √3/2, 15, तो 30
गुना 15 गुना 1.732 डिवाइडेड बाय 10, सही तो आ रहा है 77.94, सही तो आ रहा है 77.94 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन आएगा 77.94, ठीक है 77.94 ऑप्शन, ये 77.94 मान लीजिए। चलो ए वाले को फिर भी रिलैक्सेशन दे देते हैं, 77.94 आ रहा है, ठीक है 77.94 आ रहा है, ठीक है चलिए, क्लियर, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर, आर की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, 50 मीटर आपको रेंज गिवन है, एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, एच की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर, कैलकुलेट द एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, आपको वो एंगल बताना है जिस पर प्रोजेक्टाइल आपका फायर्ड किया गया होगा, फटाफट से बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले एच वाला फॉर्मूला लिखकर एक रिलेशन बना लो, एक टर्म बना लो, फिर आर वाला फॉर्मूला लिखकर एक टर्म एक रिलेशन बना लो, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करके टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू निकालो। चलो तो फटाफट से बताइए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए अप्रोक्सीमेट आंसर मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल 38 या 38.66 डिग्री, जिसको अप्रोक्सीमेटली 39 डिग्री या किसी बच्चे का 40 डिग्री के आसपास आंसर आ रहा है, बता देना मुझे। 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। सॉल्व करिए फटाफट से बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए कितना आ रहा है। चलिए तो सॉल्व कैसे करना है, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना, ये आपके पास फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा है, बेटा बहुत ध्यान समझना, मैं रिलेशन कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। चलो पहले आप लोग आंसर दो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, पहले आप लोग आंसर दो फिर मैं देता हूँ। आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती है, हाँ आर्यन विबैन वैष्णवी को कह रहे हैं, बट ये आंखें कभी मत भेजना वैष्णवी, तुम जब ये आंखें भेज देती तो ऐसा लगता है जैसे दिल बाहर निकल गया। यहाँ क्लास चल रही है, यहाँ बिबियान का प्रेम प्रसंग चल रहा है, हम तो पागल हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, और ये सारे बच्चे पागल है जिन्होंने बैच खरीद रखा है, तो ही एक ही समझदार है बस यहाँ पर, ये बिबैन। वैष्णवी बेटा तुम रिप्लाई क्यों देती हो, तुम पढ़ने आती हो या रिप्लाई देने आती हो। अरे तुझे नीचे है, हर कोई तुम्ही से क्यों इंटरेक्ट करता है। ये बिबैन जो भी है ये भाई तू पढ़ लेना। और ये जो वैभव विबैन जो भी है, काहे तुम डिस्टर्ब करते हो। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू आर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू आर, ये आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, यहां से सिंपल सा एक फॉर्मूला, ठीक है बेटा। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एच का फॉर्मूला क्या होएगा बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये एक फॉर्मूला है बेटा आपके पास, हाँ जी सर। इसको आप रिलेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको रिलेशन सेकंड मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, वन को डिवाइड करेंगे सेकंड से, जब आप बेटा वन को डिवाइड करेंगे सेकंड से तो एच अपॉन आर आ जाएगा। अच्छा बेटा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 cos थीटा, सीधा सा देखना 2 cos थीटा अपॉन जी, ये बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 2g, तो ये 2g ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, खाली साइन थीटा बच जाएगा, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, हाँ जी, तो यहां से h अपॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा,
है ना, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इस चीज को कन्वर्ट करूं, ऊपर कर दूं, आर अपॉन एच कर दूं, तो आर अपॉन एच की वैल्यू यहां से कितना, अच्छा 2 नहीं होगा, 2 टू द 4, सॉरी 4 आएगा। आर अपॉन एच की वैल्यू कर दूं तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/4 टेन थीटा। ये रिलेशन याद रख लेना, ये जो रिलेशन आपके सामने बनाया है, आर बाई एच इज इक्वल टू 1/4 टेन थीटा, ये रिलेशन याद रख लेना दोस्तों, अपनी कॉपी में लिख लेना। रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1/4 टेन थीटा। आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 50, तो आपने 50 की, एच की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, तो यहां पर कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। यहां पर कितनी वैल्यू आ रही है, 5 वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, 5 आ रही है ना, 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 आ रही है, तो यहाँ 5 आ गए, 5 4 जा 20, तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, तो सॉल्व कर लेना इस तरीके से, तो आंसर कितना आएगा, लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, ये आसपास आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते थे, अब ऑप्शन से आप एलिमिनेट कैसे कर सकते थे बेटा, क्योंकि आप जानते हो 45 डिग्री पर 1 होता है, 60 पर वैल्यू अलग जानते हो, तो अप्रोक्सीमेटली आपको जानते थे भाई यही आंसर बनेगा, क्योंकि 1 से कम ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी थी, तो यही आंसर बनना था, तो आंसर क्या आएगा, यही आंसर आपके पास आएगा लगभग। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में यही आंसर आएगा, जहां तक है 85% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, फाइन है। चलिए, एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अ बॉय स्टैंड एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। सपोज करो एक बिल्डिंग है इस तरीके से, ये एक बिल्डिंग है बेटा, इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर एक लड़का खड़ा है, यहां पर खड़ा है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, 39.2 मीटर का डिस्टेंस गिवन है। एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट पासेस थ्रू अ विंडो। ठीक है बेटा, क्लियर। ठीक है सर, पिछला क्वेश्चन गलत है, पिछले क्वेश्चन में क्या गलत हो गया बेटा, क्या गलत हो गया, एच अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 टेन थीटा, क्या गलत हो गया, ओ हो यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में गलती हो गई एक, बहुत बढ़िया। हमने 1/2 को डिवाइड करना था, तो 1 में तो आर है ना, हमने एच अपॉन आर लिख दिया था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हमें 1/2 को डिवाइड करना था, 1 को 2 से डिवाइड करना था, तो रिलेशन आर अपॉन एच आना था, हमने एच अपॉन आर लिख दिया था, हमने एच अपॉन आर लिख दिया था, आर अपॉन एच आना था ना। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2 कोस थीटा अपॉन जी, तो क्या आ गया, 2 कोस थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2 कोस थीटा अपॉन जी, और एच की वैल्यू में क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन 2 जी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 जी इधर चला जाएगा और साइन थीटा इधर आ जाएगा, है ना बेटा, अब क्लियर है। तो जी से जी कैंसिल, तो आर अपॉन एच की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां से आप ठीक करोगे तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 टेन थीटा। वो रिजल्ट ठीक लिख लेना बेटा, ये एग्जैक्ट रिजल्ट उस कॉपी में, उस रिजल्ट को ठीक कर लेना बेटा। ठीक है, क्लियर है, उस रिजल्ट को ठीक कर लेना बेटा कॉपी के अंदर, उस रिजल्ट को कॉपी के अंदर ठीक कर लेना, वहां पर हम लोगों ने एच अपॉन आर 1/4 टेन थीटा होता है, 1/4 टेन थीटा होगा बेटा, सही कर लेना, 1/4 टेन थीटा होगा, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया था, यहाँ पर एच अपॉन आर कर दिया था। क्लियर, तो 1/4 टेन थीटा सही कर लेना, बाकी फिर आंसर वही आएगा बेटा, आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर यही आएगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, इस आदमी ने एक बॉल को फेंका, और जैसे इसने बॉल को फेंका तो इस घर के अंदर एक विंडो है, उस विंडो से बॉल निकलकर दूसरी साइड चल जाती है। सपोज करो ये विंडो है, तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी गिवन है, मैक्सिमम हाइट गिवन है 19.6 मीटर, 19.6 मीटर गिवन है बेटा। ठीक है, क्लियर है, कितनी हाइट गिवन है, 19.6 मीटर यहां पर हाइट गिवन है, तो हाउ मच हाइट इज बिन गिवन, 19.6 मीटर यहां पर आपको हाइट गिवन है। अगर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 39.2 है, तो बेटा जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये बिल्कुल बीच में है ना, ये बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 39.2 मीटर ही होगा या नहीं होगा। डायग्राम इसका ये बनेगा, इसका डायग्राम ये बनेगा, 19.6 मैक्सिमम हाइट गिवन है, आर कितना हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा ये प्लस ये, तो व्हाट शुड बी द आर, ये प्लस ये,
तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ द बॉल। आपको वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ द बॉल निकालनी है। पहला ऑप्शन आपके सामने गिवन है 29 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन आपके सामने गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन आपके सामने गिवन है 28 मीटर पर सेकेंड। और चौथा ऑप्शन आपके सामने गिवन है नन ऑफ दिस। अब दो इसका आंसर। डायग्राम समझ में आ गया? आपको यू की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको लोगों को 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से आंसर दीजिए। डेढ़ मिनट का टाइम दिया, फटाफट से करो। चलिए आ जाइए। नाउ लेट्स हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपकी रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39.2 प्लस 39.2। ठीक है, लगभग कितनी हो जाएगी? 4, 9 9 18, 3 3 6 7। तो इतना मीटर आपका रेंज हो जाएगा। तो रेंज विल बी इतना। हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 19.6 मीटर। अभी मैंने आपको एच और आर के बीच में एक रिलेशन लिखाया था। क्या लिखाया था? कि एच अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टेन थीटा होता है। एच अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टेन थीटा होता है। ये सारी की सारी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट करिए। जब आपने सारी की सारी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले पुट करी तो एच की वैल्यू कितनी गिवन थी बेटा? 19.6। और यहां पर कितनी गिवन है? 78.4 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टेन ऑफ थीटा। ये कितने से कट रहा है बेटा? 1 से। ये कितने से कट रहा है? 4 से। ये 4 से 4 कट गया। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहां से आंसर कितना है? टेन थीटा की वैल्यू 1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पर? ये ऑब्जेक्ट जो जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है? कि फाइंड करिए वेलोसिटी। तो आप कुछ भी फॉर्मूला लगा लीजिए। एच का फॉर्मूला लगा लीजिए या आर का फॉर्मूला। हम लोग आर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू आर। तो u की वैल्यू हमें निकालनी थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 45। तो ये कितना हो जाएगा? 90। यहां पर कितना मान लीजिए? फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 मान लीजिए। आर की वैल्यू कितनी गिवन थी बेटा? रेंज कितना गिवन था? 78.4 मीटर। तो 78.4 मीटर आप मान लीजिए। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से क्या आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 78.4। तो यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 784। तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 784। जब आप इस क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करोगे, लगभग मेरे ख्याल में इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 27.72 के आसपास आएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो लगभग 27.72 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं 28 मीटर पर सेकेंड के आसपास अप्रोक्सीमेट मान लेता हूं।
तो व्हाट शुड बी माय आंसर? सो आंसर हो जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। 32% बच्चों का ही सही आंसर है, बाकी सबका गलत आंसर है। क्लियर है भाई और बहनों? यस और नो? प्यारा क्वेश्चन था ना सर। साइन 120 कैसे हुआ? अरे 60 वैल्यू था ना, 60 वैल्यू था बेटा। साइन टू थीटा रेंज में यू स्क्वायर साइन टू थीटा होता है। हाँ ए लगा दिया क्योंकि सर आप हर बार यही आंसर दे रहे हैं, हम ए लगा रहे हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन था ना बेटा। ठीक है, 2080 आता है एग्जैक्ट। ठीक है, चलो देख लेना जो भी आंसर आता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस और आपको दे रखे हैं बेटा। ये क्वेश्चन आप होमवर्क ट्राई करना, होमवर्क ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क ट्राई करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन होमवर्क ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन होमवर्क ट्राई करना। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होमवर्क ट्राई करना। सेम इसी बेस पर क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन है, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये स्लाइड में डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की टॉपिक आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। सेम डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये भी होमवर्क है, हो जाएगा। 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 कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक है बेटा, डन। ये होमवर्क करना। आज सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, वो नहीं हो पाएगा। सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन चैप्टर नहीं हो पाएगा। अब डाउट ले लेते हैं, ए प्रभु अच्छे अच्छे डाउट हो। तो थीटा निकालना जरूरी नहीं था क्योंकि रेंज मैक्सिमम है तो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, रेंज मैक्सिमम गिवन थी। ये भी सही बोला बेटा, आयुष बिल्कुल सही बोला है। बहुत बढ़िया। जरूरत नहीं थी, रेंज मैक्सिमम गिवन थी, 45 डिग्री एज्यूम कर सकते थे। बिल्कुल बेटा सही बोला है। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो आर मैक्स इज इक्वल टू यूज कर अपॉन जीबी यूज कर। हाँ वही, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वाई फॉर डी एच का सी एच एक्स जी इन सी एच टू चू ऑफ टीवी। व्हाट हैपेंस इन पहलगाम? सर 11th क्लास में तो बिना फॉर्मूले के यूज उसे ही आंसर निकालना सिखाया गया था, तो क्या मैं, हाँ वैसे कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बिना फॉर्मूले के बताया तो वैसे कर, बिल्कुल सलीम सर बिल्कुल। पोल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वहां पे समझ आ गया। ठीक है सर, रिपीट प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ऑप्शन ए विल बी द बिकम द आंसर। गीतिका, ऑप्शन ए विल बिकम द आंसर। ये 39 डिग्री कैसे आया? सॉल्व कर लेना बेटा, वैल्यू करके सॉल्व कर लेना एच अपॉन आर से यहाँ से। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। अरे स्टार्ट होके रोल कर गया बेटा नीचे। लेफ्टिनेंट गुरांश, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट होके रोल कर गया, मैक्सिमम उसके बाद की बात कर रहा हूँ। आप इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एज्यूम कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो गुरांश, कर सकते हो। एच अपॉन आर इज कोट थीटा, देन वी कैन राइट लाइक दिस। हाँ लिख सकते हो, कोट थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। साइन 2x इज इक्वल टू, हाँ हो गया है। ठीक है, 120 कैसे आया? अरे 60 वैल्यू गिवन था ना बेटा, 60 था ना, थीटा की वैल्यू 60 था बेटा। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 120 हो जाता है। और साइन 120 को कैसे सॉल्व करोगे? साइन 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में से सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और चेंज हो जाएगा, तो ये cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। पुट करोगे ना बेटा? ठीक है, 60 था। प्लीज गिव शेड्यूल टू क्लियर एनडीए फ्रॉम नाउ। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग, व्हाट अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन? कल की क्लास में बताया तो था, कल की क्लास में बताया तो था। काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के ही टाइप होते हैं, ये रोलिंग और स्टैटिक। ठीक है, तो थीटा तो 30 डिग्री था, आपने 60 कैसे ले लिया? 2 थीटा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 60 हो जाता है। ठीक है बेटा, इसलिए
30 कैसे हुआ? कोस 30 है ना? हाँ हाँ, कोस कहाँ है? कोस कहाँ है बेटा? साइन है। कोई भगवान। सर सिलेक्शन होने पे कैंपस के जूते चाहिए, दिला देंगे। श्वेत राजपूत कह रहा है कैंपस के जूते चाहिए, दिला देंगे। ठीक है। अरे एंगल कोई भी एंगल है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज से पहले वाला जो एंगल है। ठीक है। चलिए। भाई मैं आपके डाउट नहीं ले सकता, आज के खतरनाक डाउट है। चलिए। खुश रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, जबरदस्ती। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। माफ करो हमें। आशीर्वाद बनाए रखे अपना। ठीक है। चलिए। सर मेरा अच्छा डाउट था, प्लीज बता दो। आर अपन एच 1/4 टेन थीटा, प्लीज रिपीट। या बेटा ये संध्या, ये डेरिवेशन से आया है, कर लो। सर क्वेश्चन के दो अलग अलग पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए एंगल विल बी 30 डिग्री और नॉट। बेटा ये 30 डिग्री वर्टिकल के साथ बना रहा है यार। ये 30 डिग्री वर्टिकल के साथ बना रहा है। इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद दी वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा बे? 90 माइनस 30 60 नहीं बनेगा क्या बे? हाँ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं है क्या सिलेबस में? नहीं। हाँ हो जाएगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब सर इसमें मैंने, हाँ सही है, कर रहे हो। मैक्सिमम हाइट कितना होगा? h/4 टेन थीटा। 45 डिग्री होगा मैक्सिमम। 45 भी तो लिखा है भाई। भाई 45 भी तो लिखा है भाई। भाई ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर फेंकोगे तभी तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाएगा भाई। 45 ही लिखा है भाई। 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? sin 2 थीटा को 45 बनाना पड़ेगा। भाई 45 पर ही आप फेंकोगे ऑब्जेक्ट को। भाई मैंने sin 2 थीटा की वैल्यू को 90 किया, थीटा की वैल्यू 45 ही किया भाई। यार, मैं नहीं ले रहा डाउट। मैं नहीं ले रहा डाउट। इतने सारे। हाँ एक डाउट हमें मिला, बहुत अच्छा डाउट हमें मिला है। हाँ कह रहा है ये इतना नहीं आता है एनडीए में, ओनली 9th and 10th का आता है, टाइम वेस्ट। ओके सर जी। नमस्ते सर जी। सर जी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, 9th and 10th से पेपर बन जाते हैं ना, तो आ जाना हमारे पास। आप ही तो परम पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के संरचनात्मक, हमारे सामने आशुतोष सरस्वत है। इन्होंने ही ये सृष्टि बनाई है। ये मंगल ग्रह इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं।
सारे ग्रह के देवता आशुतोष सरस्वत होते हैं। यूपीएससी पेपर बनाने से पहले आशुतोष सरस्वत से कनेक्ट करती है। आशुतोष सरस्वत कहता है आज मैंने सिर्फ 6th क्लास का चैप्टर पढ़ा, तो पेपर में सिर्फ 6th क्लास का आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आना चाहिए। सृष्टि के संरचनात्मक आशुतोष सरस्वत हमारे सामने है। परम पूज्य गुरु जी आशुतोष सरस्वत जी को सब बोलेंगे नमस्कार सर जी, नमस्कार गुरु जी। यूपीएससी के परमपिता परमेश्वर महादेव आशुतोष सरस्वत जी हैं, इन्हीं से यूपीएससी पूछकर पेपर बनाता है। महाराज जी हैं ये हमारे। टाइम वेस्ट है बेटा, महाराज जी ने कह दिया टाइम वेस्ट, कल से नहीं पढ़ना है। महाराज जी हैं ये हमारे। आ गईगा। हाँ चलेगा बेटा, बिल्कुल प्रूफ नहीं लिखोगे चलेगा। नहीं, हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं ये भी नहीं है। हाँ हाँ, इसी टाइप में आएगा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। भाई मैं पागल हो जाऊंगा, मेंटल हॉस्पिटल चला जाऊंगा, मैं क्लास कर रहा हूँ बंद। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।